किसी भी काम को शुरू में ही सीख लेने से वो बहुत आसान हो जाता है। मैंने साउथ अफ्रीका का स्टिकर विज़िट वीज़ा कैसे हासिल किया, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, वीज़ा कहाँ जाकर अप्लाई होगा, वीज़े को कितना टाइम लगेगा और फ़ीस कितनी लगी थी। इन सारे ही सवालात के जवाबात आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। अगर ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देख लेते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एहसन। साउथ अफ्रीका का विज़िट वीज़ा, स्टिकर वीज़ा मैंने ख़ुद अप्लाई किया था पाकिस्तान से और अल्हम्दुलिल्लाह वो 47 डेज़ में अप्रूव हुआ था। 10 दिनों के लिए मैंने अप्लाई किया था, 15 डेज़ का मुझे वीज़ा मिला है और इसी मार्च के महीने में मैंने विज़िट करना है। दिसंबर में मैंने अप्लाई किया था, जनवरी के लास्ट में मुझे वीज़ा मिला। 47 डेज़ लग गए थे क्योंकि बीच में न्यू ईयर की छुट्टियाँ आ गई थी। वीज़ा अगर आप खुद अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर सारी ही मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट साथ में अटैच करता रहूँगा, वो सारे ही आपने रेडी करने हैं। साथ में मैं एक्सप्लेन करूँगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी करने हैं और फिर उन डॉक्यूमेंट्स को आपने जेरिस ड्रॉपबॉक्स में ले जाना है। लाहौर में मैंने अप्लाई किया था, जेरिस ड्रॉपबॉक्स गंगाराम हॉस्पिटल के करीब ही जेरिस ड्रॉपबॉक्स है। वीएफएस ग्लोबल वाले ही जेरिस को मैनेज करते हैं, तो वहीं पर मैं अपॉइंटमेंट के बगैर चला गया था और उन्होंने मुझे नहीं रोका। मुझसे फ़ीस ली 20,000 कुछ रुपए। मैं उसकी भी स्लिप साथ में अटैच कर दूँगा, आप देख सकेंगे। और आप भी डायरेक्ट भी जा सकते हैं। अगर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है तो वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। अगर अपॉइंटमेंट लेंगे फिर भी फ़ीस उतनी है, अगर आप वहाँ जाके अप्लाई करेंगे फिर भी फ़ीस उतनी है। फ़ीस में फ़र्क नहीं आएगा। अपॉइंटमेंट के $50 आपको देने पड़ेंगे ऑनलाइन और बाकी आपको जेरिस ड्रॉपबॉक्स में जाके देने पड़ेंगे। कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको चेकलिस्ट चाहिए। चेकलिस्ट आपने वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट या फिर मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेनी है और उसके ऊपर सिग्नेचर करके जिस डेट को आपने अप्लाई करना है उसी डेट को मेंशन करके आपने चेकलिस्ट को साथ लेके जाना है। उसके बाद आपको वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए जिसे DHA 84 या फॉर्म 11 भी कहा जाता है। वो आप 4 पेजेस का फॉर्म है जो आपने डाउनलोड करना है वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट से या मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। प्रिंट करवा के अपने पेन के साथ उसको फिल करना है। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी ही फिल कर सकते हैं और आपने वो भी साथ लेके जानी है। अगर आपने उस पीडीएफ को एडिट करना है तो एडिट करने का भी मैं तरीका बता देता हूँ और साथ में मैं आपको चेकलिस्ट का भी बता देता हूँ, चेकलिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। आए मेरे साथ कंप्यूटर की स्क्रीन में। ये देखें, ये चेकलिस्ट है। बिल्कुल लास्ट में सिग्नेचर और डेट आपने यहाँ मेंशन करके साथ में लेके जानी है। वो लोग डॉक्यूमेंट्स की तरतीब खुद लगाएंगे। खुद लगाने के बाद सबसे ऊपर चेकलिस्ट को रखेंगे और टिक लगा लेंगे। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेके गए थे वो सबके ऊपर वो लोग टिक लगाएंगे। टिक लगा के फिर एम्बेसी में भेजेंगे, एम्बेसी की हदायत के मुताबिक। उसके बाद जब मैंने दूसरे नंबर पर मैंने आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई है। एप्लीकेशन फॉर्म ये वाली एप्लीकेशन फॉर्म है, 4 पेजेस का ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इसको आपने फिल कर लेना है। अगर आपने पीडीएफ इसकी पीडीएफ को एडिट करना है उसके लिए आप एक वेबसाइट है sijda.com, ये फ्री में पीडीएफ को एडिट करने देती है। तो आप यहाँ पर अपलोड करके वो वाली फाइल और उसको एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाली फाइल एडिट करने के लिए अपलोड की है, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर सकता हूँ जैसे अहमद और जैसे यहाँ पर एहसन। इसी तरह ही आपने क्लिक करते रहना है और एडिट करते रहना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर आपने लिखना है 1, जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ 1999। इस तरह से ना आपने सारी मेंशन करनी है। कंट्री ऑफ बर्थ, अपना एड्रेस, अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट की एक्सपायरी, उसका पासपोर्ट नंबर, अपना आईडी कार्ड नंबर, आप कहाँ पर काम करते हैं या अपना बिजनेस है, वो सारा कुछ ही यहाँ पर मेंशन करना है। जिस चीज़ की समझ आए आपने मेंशन यहाँ पर टाइप कर देनी है, जिस चीज़ की ना आए तो वो रहने देनी है। या फिर आप यूट्यूब में मज़ीद वीडियो सर्च करें तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मैंने भी इसी तरह वीडियो सर्च करके तो फॉर्म फिल करके मैं लेके गया था साथ। तीसरे नंबर पर जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए वो है रिक्वेस्ट लेटर। आपको रिक्वेस्ट लेटर चाहिए, 1 पेज का रिक्वेस्ट लेटर होना चाहिए। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ रिक्वेस्ट लेटर कैसा होता है। मैंने चैट जीपीटी से रिक्वेस्ट लेटर निकाला था, उसके बाद कुछ चेंजिंग की बीच में, कुछ अपनी तरफ से ऐड किया, तो उसके बाद मैं प्रिंट करके अपने लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करके लेके गया क्योंकि मैं बिजनेस पर्सन था। अगर आप जॉब पर्सन है तो आप सादे पेज के ऊपर प्रिंट करके लेके जाएं। अगर आप
बिजनेस पर्सन है तो अपने लेटर हेड के ऊपर प्रिंट करके बिजनेस स्टैम्प लगा के सिग्नेचर करके साथ में लेके जाएं। तो इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन में रिक्वेस्ट लेटर जैसे इसी तरह का आप बना सकते हैं, या इसी की स्क्रीनशॉट लेके आप एडिट कर लें इसको और प्रिंट कर लीजिएगा। जो एजेंट लोग रिक्वेस्ट लेटर बनाते हैं वो हर किसी का सेम ही रिक्वेस्ट लेटर होता है, वो चेंज नहीं करते, बस नाम चेंज करते हैं, डेट चेंज करते हैं, पासपोर्ट नंबर चेंज करते हैं और एम्बेसी में भेज देते हैं। तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप लोग जब भी कोई भी वीज़ा अप्लाई करें तो आप लोग रिक्वेस्ट लेटर खुद बनाया करें, खुद उसको सारा कुछ लिखने के बाद अपने अंदर की जो फीलिंग्स होती है वो सारी आपने रिक्वेस्ट लेटर में लिखनी होती है, अपने बारे में लिखना होता है, आपके आपके आपने अपने हवाले से हर चीज़ लिखनी होती है, और वीज़ा ऑफिसर को आपने यकीन दिलाना होता है कि मैं अपनी कंट्री में वापस आऊँगा, तो उसी हिसाब से आपने सारे वर्ड्स लिखने होते हैं। तो जैसे रिक्वेस्ट लेटर है, रिक्वेस्ट लेटर के अंदर ही मैंने अपना ट्रैवल प्लान भी थोड़ा सा मेंशन कर दिया था। अगर आपने ट्रैवल प्लान अलग से मेंशन करना है तो ट्रैवल आइटनरी बनानी पड़ेगी, वो भी एक पेज की आप बना सकते हैं। ट्रैवल आइटनरी आप जब गूगल के ऊपर सर्च करेंगे आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, उसी तरह की ट्रैवल आइटनरी बना के भी आप रिक्वेस्ट लेटर के साथ ही फाइल के साथ लगा सकते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर आपकी फ़ोटोज़ आती हैं जो कि मैट कलर में होनी चाहिए, मैट में होनी चाहिए, शाइन में ना हो। किसी भी एम्बेसी में आपने फ़ोटोज़ लेके जानी है तो मैट में लेके जानी है, और फ़ोटो का जो साइज़ है वो 45 mm ज़रबे 35 mm होना चाहिए साउथ अफ्रीका के लिए। उसकी हाइट 45 mm और उसकी विड्थ 35 mm होनी चाहिए, और मैट में होनी चाहिए, शाइन में नहीं होनी चाहिए। 2 फोटोज़ आप साथ ले जाइएगा, एक चाहिए होती है। उसके अलावा 5वें नंबर पर ओरिजिनल पासपोर्ट्स चाहिए होते हैं। ओरिजिनल पासपोर्ट आपको अपना जो प्रेजेंट पासपोर्ट है वो भी साथ में अटैच करना है, और जो पुराने पासपोर्ट्स हैं वो भी आपने लाजमी साथ में अटैच करने हैं। अगर पुराना पासपोर्ट आपके पास नहीं है तो आप उनकी लॉस्ट रिपोर्ट साथ में अटैच कर सकते हैं अपने फाइल के। उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट्स चाहिए होती हैं। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। जितने भी बैंक्स हैं, जिन जिन बैंक्स की आप बैंक स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं उनकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट, और साथ में बैंक मेंटेनेंस लेटर आपने साथ में लगाना है, और बैंक की स्टैंप होनी चाहिए और सिग्नेचर होने चाहिए लाजमी ऊपर बैंक वालों की। ये आपने करवाने हैं। अगर आप सैलरी पर्सन है फिर भी, अगर आप जॉब वाले पर्सन हैं फिर भी आपने ये दोनों चीज़ें लेके जानी है साथ में। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट और क्लोजिंग बैलेंस 10-15 लाख रुपया भी इनफ होता है, लेकिन जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर होगा। मेरा 30 से 35 लाख रुपया था जब मैंने वीज़ा अप्लाई किया था। 3 बैंक्स की मैंने बैंक स्टेटमेंट लगाई थी साथ में, उन तीनों में कैलकुलेट किया जाए तो 30-35 लाख रुपये बनता था। 7वें नंबर पर प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आपको एनओसी चाहिए, और अगर आप बिज़नेस पर्सन हैं तो आपको बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स और साथ में बिज़नेस की बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में रजिस्टर्ड है तो उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए, या किसी भी अदारे के साथ रजिस्टर्ड है तो उस बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए। साथ में उसकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट के साथ बैंक मेंटेनेंस लेटर होना चाहिए, ऊपर सिग्नेचर और स्टैंप होनी चाहिए बैंक की। आपके जो एफबीआर की रिटर्न्स हैं 1 ईयर की आपने साथ में लगानी है। एनटीएन का सर्टिफिकेट और 1 ईयर की आपने रिटर्न साथ में अटैच करनी है। उसके बाद 9वें नंबर पे आपकी टिकट रिजर्वेशन चाहिए आपको। वो आप किसी भी एयरलाइन की वेबसाइट पे जाके टिकट रिजर्वेशन बना सकते हैं, वरना आप किसी ट्रैवल एजेंट की मदद भी ले सकते हैं। 1000, 2000, 3000 रुपया लेके आपको टिकट की रिजर्वेशन कर देगा, तो वो आपने साथ में लगानी है, और जिन डेटों को आपने जाना है उन्हीं डेट की आपने टिकट करवानी है, और वही डेट्स आपके कवर लेटर के ऊपर भी मेंशन होनी चाहिए। और जितने दिन के लिए आपने जाना है उसके लिए आपको होटल बुकिंग भी चाहिए। ये 10वां मैं बता रहा हूँ चेकलिस्ट में, 10वां नंबर आपको होटल बुकिंग चाहिए, और होटल बुकिंग मैंने booking.com से की थी। मैंने आपको कवर लेटर में बताया होगा कि 3 डेज़ मैं जोहान्सबर्ग में रहना था, और 7 नाइट्स जो है मेरी केप टाउन में थी। 2 होटल बुकिंग मैंने साथ में लगा के भेजी थी। जितने दिन का आपका स्टे है उतनी ही होटल बुकिंग होनी चाहिए, इस चीज़ के अंदर आपने कमी कोताही नहीं करनी।
11वें नंबर के ऊपर येलो फीवर सर्टिफिकेट चाहिए आपको। येलो फीवर सर्टिफिकेट किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके या किसी भी 18वें 19वें ग्रेड के डॉक्टर के पास जाके आप उसको थोड़ी सी फीस दे के बनवा सकते हैं येलो फीवर सर्टिफिकेट। वो अपने लेटर हेड के ऊपर बना देगा आपको येलो फीवर सर्टिफिकेट। ये मैंने साथ में अटैच नहीं किया था, लेकिन आप लोग करें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ सारे ही मैंने अटैच किए थे, येलो फीवर मैंने नहीं किया था। लेकिन ये ज़रूरी है, ये करना चाहिए। उसके बाद 12वें नंबर पर ट्रैवल इंश्योरेंस। आप किसी भी ट्रैवल एजेंट से करवा सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस भी साथ में अटैच करवा के फिर मैंने फ़ाइल जमा करवाई थी। जितने दिन का आपका स्टे है, जब आपने जाना है तब से लेके जब आपने वापस आना, उस वक्त तक आपको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए। और ट्रैवल इंश्योरेंस मेरा ख्याल है आपको तीन साढ़े तीन 4 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। उसके बाद आपने अपने CNIC की कॉपी करनी है फुल पेज के ऊपर, तो छोटी वाली कॉपी नहीं, फुल पेज के ऊपर आपने CNIC की कॉपी करनी है और साथ में लेके जानी है। उसके अलावा ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म चाहिए आपको। ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म भी आप बना सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा होता है ट्रैवल हिस्ट्री फॉर्म। ये देखें कंप्यूटर में, ये मैंने बनाया हुआ है। इसमें ही मैंने अपनी सारी ट्रैवल हिस्ट्री फिल करके मैंने जमा करवाई थी। ये फॉर्म आप इसी तरह का बना के या गूगल से निकाल के आप फिल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा इसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में किसी जगह अपलोड करके डिस्क्रिप्शन में दे दूँ ताकि आप डाउनलोड कर सकें। यहाँ पर आपने कंट्री नेम की जगह कंट्री लिखनी है, रीज़न फॉर ट्रिप आपने विजिट या टूरिज्म लिखना है, फिर एंट्री डेट, एग्जिट डेट। इसी तरह आपने सारी के सारी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री फिल करके साथ में भेजनी है। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई ना करें। साउथ अफ्रीका का वीज़ा इतना भी ईजी नहीं है, मुश्किल वीज़ा है। डॉक्यूमेंट्स बहुत इजी है, लेकिन वीज़ा आसानी से नहीं मिलता इसका, क्योंकि पाकिस्तानी वहाँ जाते हैं और वापस नहीं आते। इसी वजह से हमारा रिकॉर्ड ख़राब है और वीज़े आसानी से नहीं मिलते। तो ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स रेडी करके और 20 से 21 हज़ार रुपये आपने साथ ले जाना है जेरिस ड्रॉप बॉक्स में। आपने वीज़ा अप्लाई कर देना, डॉक्यूमेंट्स उनको देने हैं और तरतीब वो खुद लगा लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि 25-30 दिनों में आपका रिस्पांस मिल जाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को लाजमी करें। अगर यहाँ पर कुछ पॉइंट मिस हो जाता है तो मैं वीडियो के अंदर ही वो मेंशन कर दूँगा ताकि आप वो पॉइंट पूरा कर लें। और यही सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने रेडी करके तो अप्लाई कर दिया था वीज़ा। तो मैंने अपना भी अप्लाई किया था, यही सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपने दोस्त के भी रेडी करके तो उसको दिए थे, उसने फिर अप्लाई कर दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी वीज़ा अप्रूव हो गया था। और वीज़ा रेशो दिसंबर में बड़ी कम थी, लेकिन जनवरी में बड़ी अच्छी हो गई थी वीज़ा रेशो। दिसंबर में मैंने देखा काफ़ी लोगों के वीज़े रिजेक्ट हुए थे मेरे सामने, और जनवरी में काफ़ी सारे लोगों के वीज़े लगे हैं। तो आप लोग भी अगर ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है और अगर आपके पास क्लोजिंग बैलेंस अच्छा है तो आप साउथ अफ्रीका का वीज़ा अप्लाई करें। केप टाउन बहुत प्यारा है, आप केप टाउन या डरबन जाके, डरबन भी बहुत प्यारा है, आप वो विज़िट करें। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए अगर विज़िट करना चाहेंगे तो ये कंट्रीज़ की ट्रैवल हिस्ट्री बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो इमिग्रेशन मुश्किल होती है इस तरह की कंट्रीज़ के लिए। तो जब इस तरह की कंट्रीज़ आप विज़िट करके वापस आते हैं तो वो ट्रैवल हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा काउंट करती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने चाहने वालों के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं मज़ीद आगे आपके लिए वीडियोस बनाता रहूँ। थैंक यू।